नमस्कार, मैं मंटून कुमार। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में वक्फ बोर्ड को लेकर इवेंट चल रहा है। केंद्र सरकार ने आज वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए वह वक्फ से जुड़ी संपत्तियां, जितनी संपत्तियां हैं, बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। हालांकि देश भर में इससे पहले ही विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष के नेताओं ने साफ किया है कि इस तरह का विधेयक मुस्लिम पक्ष की ताकत को कम करेगा, कमजोर करेगा और वक्फ इस सरकारी नियंत्रण पे जो है बढ़ेगा भी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। सरकार को पहले से मौजूद जो कानून है उसकी संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन विवादित है, विधेयक पर सरकार का क्या कहना है, वक्फ को लेकर अब तक क्या क्या शिकायतें जो है मिल गया है या मिलता है, या इसको लेकर कई मामले फंसे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, ये है क्या। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिससे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता, मालिक दान की संपत्ति पे नहीं है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक ईश्वर को माना जाता है, मतलब अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं, वही वक्फ बोर्ड है। वक्फ कैसे किया जा सकता है, मतलब ये वक्फ को मतलब कोई भी संपत्ति को हम वक्फ में कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके से इसके जो है हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान और वह उनमें से एक को वक्फ को करना चाहता है कि हम इसे वक्फ में दे देते हैं, तो अपनी एक वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान से जो संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जो वक्फ में चला जाएगा। उस वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर तमाम कैश तक वक्फ किया जा सकता है। हाँ, बशर्ते उसका जो उम्र है 18 साल से अधिक का उम्र होना चाहिए। वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वसीयतनामा बनाकर देने के बाद। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं? वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और दो धर्मों जो इस्लाम है, शिया और सुन्नी, वक्फ बोर्ड भी है। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति को ध्यान रखते हैं, इसकी देख रेख करते हैं, रख रखाव करते हैं, आने वाली आय या तमाम तरह की जो भी आता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देशित देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होता है। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ की होती है। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में 30 जो अधिकांशतः मुख्यालयों, राज्य और राजधानियों में है इसका पूरा मुख्यालय। सभी वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है 1995 के तहत ये जितने भी काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाह, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों का भी सहायता करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए बने हुए हैं और वहाँ काम भी होता है। वक्फ बोर्डों के पास संपत्ति कितनी है? भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली जो है, बामसी इसको कहा जाता है, इसके अनुसार लगभग देश में कुल 3,56,000 वक्फ की संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड की संख्या अगर माने तो 3,29,995 है।
सरकार में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाता है वो क्या है, इसके नियम क्या है, पिछले कई दिनों से चर्चा में है और सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन से जुड़ा है विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में जो मंत्री हैं किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमानों के वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि बाद में इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। विधेयक में वर्तमान अधिसूचना दूरगामी है। परिवर्तन की बात कही गई है कि इससे जो है दूरगामी फायदे होंगे। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में यह संशोधन किया गया था। बिल पर सरकार का क्या कहना है, इसके जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, अगस्त में जब विधेयक को पेश किया था तब कहा था उन्होंने कि वक्फ संशोधन विधेयक सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी में की गई जो सिफारिश को लागू करने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं और इस बिल में जो भी प्रावधान है उस संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है। मतलब संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया और इसे लाया गया। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, यह बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला है। ये बात मंत्री का बताना है। उन्होंने कहा कि पहले कई बदलाव हो चुके हैं। 1995 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें 2013 में लाए गए संशोधन के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया, इसलिए यह बिल लाना पड़ा। 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा है, इसलिए यह संविधान संशोधन करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कहा कि यह बिल का समर्थन कीजिए। उन्होंने कहा और करोड़ों लोगों को की दुआ मिलेगी। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों ने कब्जा किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने ये बात कहा था। आम मुसलमान लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है। भारत में वक्फ की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे हुई? भारत में वक्फ का इतिहास क्या है? दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से अगर पलटिएगा, उस पन्नों को टटोलिएगा, तब सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैमगौर ने मुल्तान की जमा मस्जिद के लिए 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया था। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या जिस तरह बढ़ती गई, 19वीं सदी के आखिरी में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठाया गया था। इसको खत्म करना चाहिए। उस समय बीजेपी ने भी विरोध किया था। जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक विवाद लंदन की प्रीवी काउंसिल में पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने भी वक्फ को सबसे खराब और घातक व्यवस्था बताया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि चारों जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया था। 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण आया था, उसी अधिनियम के तहत भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ की संपत्तियां हैं? नहीं, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है। वक्फ बोर्ड कितनी संपत्तियों पर नियंत्रण रखता है? वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत में भर में पूरे लगभग जो है 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख की संपत्ति को नियंत्रित कर रखा है, जिसका जो मूल्य लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वो वक्फ की होल्डिंग है। इसके अलावा सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। वक्फ से संबंधित कितनी शिकायतें हैं सरकार को मिली है, इसकी भी जानकारी भी रखा जाता है। केंद्र सरकार को मुसलमानों और गैर मुसलमानों से वक्फ भूमि पर जानबूझकर अतिक्रमण
और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में शिकायतें और जो आवेदन मिलने की बात आई, उसके बाद जो है ये काम करना शुरू कर दिया। मंत्रालय ने प्राप्त शिकायतों का जो है मूल समझा और उस मूल के आधार पर विश्लेषण करना शुरू किया। तो उसमें पाया कि 2023 में प्राप्त 148 शिकायतों में ज़्यादातर अतिक्रमण, वक्फ भूमि और अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी और वक्फ बोर्ड और जो भी उससे जुड़े जो मामले जो शिकायतें थे उससे संबंधित को विश्लेषण किया और जानने की कोशिश की। मंत्रालय ने 2022 से मार्च 2023 तक केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी जो प्रणाली है उसके तहत जो है प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया और पाया कि 566 शिकायतों में से 194 शिकायतें वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और अवैध रूप से हस्तांतरण से संबंधित थी और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ थी। इसके अलावा सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं के उत्तराधिकार अधिकार, सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने, वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन है उसकी धीमी प्रगति आदि से जुड़े मुद्दे को उठाया गया। केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी बताया कि न्यायाधिकरणों के कामकाज का विश्लेषण किया गया, जितने भी इसमें काम हो रहा है, और पाया कि कुल जो न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिसमें 9942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले का निपटान में अत्यधिक देरी होती है और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी का कोई जो है प्रावधान तो है नहीं। मौजूदा समय में वक्फ से जुड़ी कौन सी शिकायतें चर्चा में रही, ये भी जानने की ज़रूरत है। आप पूरी परत दर परत इसको समझने की कोशिश किया। वक्फ बोर्ड की अस्पष्टता और अत्यधिक शक्ति के कारण आम लोगों को होने वाली जो है कठिनाई को के निम्नलिखित मामलों से देखा जा सकता है। तमिलनाडु का जो है कई ऐसे एक गांव है जहां जो राजगोपाल कर चुकाने के लिए जो अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाए थे, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड ने उनके पूरे गांव के जो भूमि वो संपत्ति थी उसको जो है बता दिया था कि वक्फ की संपत्ति। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है जिसको एनओसी जो है उसकी आवश्यकता थी उसे नहीं मिला। तमाम तरह की जो है विवेचनाएँ आई, उसके बाद जो है पूरा देखते हुए इसे जो है वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात आई। हालांकि एक बात जरूर देखने वाली है, हम जिस तरह से वक्फ बोर्ड या को देश में बढ़ते हुए पिलर को कम करने की कोशिश करें तो ठीक, अगर हमारे समाज में अगर एक बात की जाए तो धार्मिक न्यास बोर्ड को भी एक पहल देखना चाहिए, उसकी भूमि को भी जो है टटोलना चाहिए, उसके विवाद को भी परखना चाहिए कि इस विवाद में कितने लोग संलिप्त हैं, या जो है धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनका क्रियाकलाप क्या है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, देश की पूरी संपत्ति का कितना हिस्सा जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के पास है। इन चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।